स्टार्ट। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट किया था। तो आज जो है वो कोशिश करते हैं कि उसी चैप्टर को मज़ीद आगे कंटिन्यू करें थोड़ा जल्दी से, क्योंकि कल हमने बहुत कम ही पढ़ा था। तो लास्ट टाइम हमने फर्टिलाइजर्स को डिस्कस करना शुरू किया था कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, और आज जो है वो इसकी टाइप्स पढ़ेंगे हम डायरेक्ट कि फर्टिलाइजर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। बट बेसिकली फर्टिलाइजर्स जो है वो दो किस्म के होते हैं। या तो फर्टिलाइजर हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स के तौर पर, फर्टिलाइजर या तो नेचुरल हो सकते हैं और या फिर हो सकते हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। नाम से जाहिर है कि नेचुरल कौन से होंगे फर्टिलाइजर्स जो कुदरती तौर पर हासिल हो रहे होंगे, और सिंथेटिक कौन से होंगे जिन्हें हम खुद से बना रहे होंगे। तो सिंथेटिक फर्टिलाइजर और नेचुरल फर्टिलाइजर की भी मजीद टाइप्स हैं। जैसे कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स को दो हिस्सों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। नेचुरल फर्टिलाइजर या तो मैन्योर्स की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर पीड्स की फॉर्म में हो सकते हैं। मैन्योर्स या फिर पीड्स। व्हाट इज मैन्योर्स? मैन्योर्स क्या होता है? व्हाट आर मैन्योर्स? तो जब भी कभी याद रखिएगा कि किसी भी जानदार का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर जैसे मान लीजिए गाय भैंस की बात करें तो गोबर वगैरह की बात करें, तो उसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स एसेंशियल मौजूद होते हैं जो किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। तो अगर हम आमतौर पर हम वही करते हैं कि उस गोबर को ले जाकर मिट्टी में मिला देते हैं और जो है वो हमारा पौधा ग्रो करने लग जाता है, तो उसको हम मैन्योर्स का नाम देते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें मैन्योर्स का नाम दिया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बड़े जानवरों की बात हो रही है यहाँ पर। और पीड्स किसे कहते हैं? पीड से मुराद होती है कि वो पौधे जो मौसम की वजह से या किसी भी वजह से जो खराब हो जाते हैं, जिनके कई हिस्से खराब हो जाते हैं, तो खराब हिस्सों को हम क्या करते हैं, आमतौर पर काट देते हैं। तो काटने के बाद उन्हें फेंकने के बजाय उन्हें हम अगर उसको क्रश कर ग्राइंड कर उसको अगर हम ज़मीन में मिट्टी के साथ मिलाएं तो वो भी हमारे लिए फर्टिलाइजर का ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पार्ट्स खराब हुए हैं उनका कनेक्शन टूटा है, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके अंदर अब भी मौजूद होंगे वो तमाम एलिमेंट्स जो कि उस प्लांट ने ग्रो करे होंगे, जो प्लांट ने उस जो मतलब जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ग्रोथ के लिए। लाजमी बात है जहाँ से आप कट करके ला रहे हो उस चीज़ को, स्टेम को ला रहे हो, लीव्स को ला रहे हो या फिर रूट को ला रहे हो, यकीनन उस प्लांट ने वो तमाम चीज़ें पहुंचाई होंगी उस रूट तक, उस स्टेम तक, उस लीफ तक, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ग्रोथ के लिए। तो आपने जब कट किया उसमें आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी, और वो तमाम चीज़ें आप अगर लाकर अपने प्लांट के साथ ऐड कर देते हो तो इसका मतलब आपने वहाँ फर्टिलाइजर को ऐड कर दिया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पीड से मुराद क्या है कि वो पार्ट्स जो ब्रेक हो चुके हैं, यानी डिकेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, वो पार्ट्स जो खराब हो जाते हैं प्लांट्स के, उन पार्ट्स को आप पीड्स का नाम देते हो। तो हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइजर दो फॉर्म्स में आ सकता है। इसको मैन्योर्स की फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो या फिर पीड्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। जबकि अगर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की बात करें तो सिंथेटिक में आपके पास तीन कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली कैटेगरी आपके पास नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें नाइट्रोजन एज अ बेसिक एलिमेंट मौजूद हो, यानी कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज अ बेसिक एलिमेंट, यानी नाइट्रोजन की इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे फर्टिलाइजर्स को हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कहते हैं। इनमें हमारे पास जो प्रिपेयर्ड फर्टिलाइजर्स आते हैं उसमें आ जाता है NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। इस कंपाउंड को कहा जाता है यूरिया, यानी यूरिया के नाम से भी एक फर्टिलाइजर आता है। या फिर आप जाके डिमांड कर सकते हैं मुझे चाहिए अमोनियम नाइट्रेट, इसमें भी नाइट्रोजन की काफ़ी क्वांटिटी होगी, तो इसलिए अमोनियम नाइट्रेट भी नाइट्रोजन सप्लाई करने के लिए बेहतरीन फर्टिलाइजर है। अमोनियम
नाइट्रेट। इसी तरह से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम ये दोनों फर्टिलाइजर्स को यूज कर सकते हैं, और अगर पोटेशियम की कमी है तो उसके लिए यूज करेंगे पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। पोटेशिक फर्टिलाइजर्स में हमारे पास लाजमी नाम से जाहिर है कि इसमें पोटेशियम जो होगा वो प्रेजेंट होगा एज अ बेसिक एलिमेंट। पोटेशियम इज प्रेजेंट एज अ बेसिक एलिमेंट। तो इसमें आमतौर पर सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र, वो यूज़ किया जाता है सस्ता तरीन पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ये पोटेशियम की कमी को पूरा करता है, पोटेशियम नाइट्रेट। इसके अलावा इसको एक कॉमन नाम और देते हैं, इसे चिल सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। इसका हिंदी लीजिएगा, चिल में डबल एन है या फिर LE होगा, चिल सॉल्ट पीटर इसका कॉमन नाम है। तो पोटेशियम नाइट्रेट यूज किया जाता है पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए, और यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो जनाब अब इसको मिटा रहा हूँ मैं, ताकि हम जो है वो तीसरी कैटेगरी भी पढ़ लें। नाइट्रोजन पूरा हो गया, पोटेशियम पूरा हो गया, अब आपके पास तीसरा रह गया फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम यूज करते हैं सी आपके पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। नाम से जाहिर है कि इनमें आपके पास फॉस्फोरस जो मौजूद होगा वो एज अ बेसिक एलिमेंट मौजूद होगा। जनाब आपके पास जो कुदरती तौर पर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट PO4, इसे फॉस्फोराइड भी कहा जाता है। फॉस्फोराइड ये कुदरती तौर पर हमें कंपाउंड मिलता है, और हम इसे चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉस्फोराइड जो है वो प्लांट डाइजेस्ट नहीं कर सकता, यानी ये अनडाइजेस्टेबल फॉर्म है प्लांट के लिए। तो हम क्या करते हैं कि इस फॉस्फोराइड को हम पहले रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या फिर सेम काम हम कर सकते हैं, इस फॉस्फोराइड को हम रिएक्ट करवा सकते हैं H3PO4 के साथ, इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्शन की सूरत में हमारे पास एक कॉमन प्रोडक्ट बनती है, यानी कि यहाँ बनता है कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और साथ में कैल्शियम सल्फेट, इसे कहते हैं कैल्शियम यहाँ जो है वो प्रोडक्ट बनती है, 3 मॉलिक्यूल बनते हैं कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के। तो इक्वेशन देख लें, जरा बैलेंस इसको चेक कर लेते हैं। 3 कैल्शियम यहाँ मौजूद है आपके पास, 3 कैल्शियम यहाँ मौजूद है, 3 कैल्शियम यहाँ मौजूद है। बैलेंस फॉस्फोरस यहाँ मौजूद है 2, यानी ये 2 फॉस्फोरस के साथ भी है, और ये फॉस्फोरस यहाँ मौजूद है 4, यानी 4 और 2 टोटल मिला के होगा 6। यहाँ चेक कर लें, इस फॉस्फोरस के बाहर 2 लिखा हुआ है, यानी 2 यहाँ पर मौजूद है, इस ब्रैकेट के अंदर 2 है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि पीछे इक्वेशन के 3 लिखा हुआ है, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा पीछे जाके 3 के साथ, तो इसका मतलब है कि 6 फॉस्फोरस वहाँ भी मौजूद है, यानी फॉस्फोरस पूरे हुए। ऑक्सीजन को देख लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 यहाँ पर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 8 और 16 24, 24 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे मौजूद है। यहाँ चेक कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 24, यानी ऑक्सीजन भी 24 मौजूद है। तो कैल्शियम दोनों तरफ 3 मौजूद है, इसके अलावा फॉस्फोरस दोनों तरफ जो है वो 6 मौजूद है।
ऑक्सीजन जो है दोनों तरफ 24 है। फाइनली हाइड्रोजन रह गया, तो इसको भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मींस 12, और यहाँ देख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, यानी हाइड्रोजन 12 मौजूद है। ये इक्वेशन यहाँ बैलेंस है। तो आपके पास ये जो फॉर्म है कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये प्लांट के लिए डाइजेस्टेबल फॉर्म है। याद रखिएगा, ये प्लांट के लिए डाइजेस्टेबल फॉर्म है। इसी तरह से जब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो आपके पास जो चीज बनती है वो बनता है कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स, ये अभी फिलहाल किसी काम के नहीं, और साथ में बनता है कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, यानी कि इसमें भी सेम चीज ही बन रही है, कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो आपके पास ये जो कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट यहाँ बना है, ये भी डाइजेस्टेबल, यानी दोनों सेम ही है, बस यहाँ 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यहाँ 1 मॉलिक्यूल बना है। तो जहां 1 मॉलिक्यूल बना है इसकी वजह से इसे कहा जाता है सुपर फॉस्फेट, और यहाँ 3 मॉलिक्यूल बने इस वजह से इसे कहा जाता है ट्रिपल फॉस्फेट। तो पेपर में आपके पास ये सवाल आ सकता है कि जो है वो फॉस्फोराइड से सुपर फॉस्फेट बनाए या फिर फॉस्फोराइड से आप जो है वो ट्रिपल फॉस्फेट बनाए। तो आपने याद रखना है कि ट्रिपल फॉस्फेट बनाने का तरीका क्या है और सुपर फॉस्फेट बनाने का तरीका क्या है। इक्वेशन तो जरा समझ लें, ये इक्वेशन थोड़ी गड़बड़ वाली है, तो सीधी सी है, इस इक्वेशन में थोड़ी सी मुश्किल है कि किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है। जरा इक्वेशन को देख लें कि मैं नीचे वाली इक्वेशन मिटा रहा हूँ ताकि ऊपर वाली इक्वेशन को अच्छे तरीके से समझा सकूँ। देखिए आपके पास फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 3 बॉन्ड्स होती हैं इसकी फ्री। इसी तरह 2 फॉस्फेट PO4 है, साथ में 2 है, तो इसकी भी 3 बॉन्ड्स जो है वो फ्री हैं। साथ में जुड़े हुए हैं 3 कैल्शियम। इसका मतलब है कि ये जुड़ा हुआ आपके पास डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है एक कैल्शियम, क्योंकि एक कैल्शियम 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसकी 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक इस फॉस्फेट की दूसरा कैल्शियम, और थर्ड कैल्शियम जुड़ा हुआ है एक ही फॉस्फेट की दोनों बॉन्ड से। तो जब हम रिएक्शन करवाते हैं इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी H2SO4 के साथ, तो H दोनों अलग करके लिखना, H2 और SO4 2 मॉलिक्यूल लिखे थे, इसलिए H2SO4 दोनों मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो आपके पास कैल्शियम जाकर रिएक्ट करेगा इसके साथ सल्फेट ग्रुप के साथ, तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम 2 कैल्शियम और यहां पर 2 सल्फेट ग्रुप। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया कैल्शियम के साथ, कैल्शियम फॉस्फेट। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा कि कैल्शियम फॉस्फेट बन गया। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास जहां से कैल्शियम रिमूव होगा वहां पर 2 बॉन्ड्स खाली हो जाएंगे, और यहाँ से कैल्शियम रिमूव होगा 2 बॉन्ड खाली, तो यानी 2 और 2 टोटल 4 बॉन्ड फ्री हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद चारों हाइड्रोजन आकर ज्वाइंट हो जाएंगे कहाँ पर, इस जगह पर जहां से कैल्शियम रिमूव हो रहा है। तो आपके पास क्या बन गया, Ca। अब ये H2PO4 H2PO4 2 दफा H2PO4 है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया H2PO4। उम्मीद है ये इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई। तो आपके पास ये 3 कैटेगरीज थी फर्टिलाइजर्स की, जिसमें आपको तीनों एक एक करके तीनों फर्टिलाइजर्स के बारे में बता दिया, इनको प्रिपेयर करने का तरीकेकार बता दिया। चलें जनाब आप आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप जो है वो सवाल कर सकते हैं आराम से, आपको पता है किस तरीके से। अब दूसरा टॉपिक